हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एससीएस एजुकेशन के लाइव क्लास में। दोस्तों, हम लोग जो है आज जो पढ़ाई करने वाले हैं वो देखने वाले हैं जो हम लोग कल पढ़े थे सिविक्स, उसके सेकेंड चैप्टर के टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आज की क्लास में हम देखेंगे। टोटल ऑब्जेक्टिव एवं सब्जेक्टिव क्वेश्चन जितने भी आपके एग्जाम में पूछ सकते हैं या जितने भी प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं वह सभी क्वेश्चन के आंसर, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के आंसर हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन का आंसर जो है दोस्तों आप लोगों को देना है। आप लोगों को 3 सेकंड का टाइम दिया जाएगा क्वेश्चन का आंसर देने के लिए। तो आप सभी जो है आंसर को लाइव चैट के कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, हम लोग आपका आंसर वहीं चेक करेंगे। तो उसके बाद मैं आपको 3 सेकंड के बाद उस क्वेश्चन का आंसर बता दूंगा। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले बता दूं, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और इसका पीडीएफ लेने के लिए आप अंत तक हमारे साथ बने रहे तो ही आपको इसका पीडीएफ मिलेगा। आपको बताया जाएगा अंतिम में कि आपको इसका पीडीएफ कैसे मिलेगा। तो चलिए हम लोग अपने आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं सत्ता की साझेदारी की कार्यप्रणाली की वह क्या बनती है। जैसा कि मैंने आप लोगों को बता दिया, आप लोगों को 3 सेकंड का टाइम दिया जाएगा प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर देने के लिए। तो आपको जो पहला क्वेश्चन है वह है संघ सरकार का उदाहरण है। क्वेश्चन हमारा है संघ सरकार का उदाहरण है। ए में अमेरिका है, बी में दोस्तों हमारा चीन है, सी दोस्तों हमारा ग्रेट ब्रिटेन है और डी है हमारा इनमें से कोई नहीं। दोस्तों ये जो आपके सामने में क्वेश्चन पूछा गया है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए है, क्योंकि यही क्वेश्चन है जो बार बार आपके एग्जाम में पूछा गया। 14 में पूछा गया, 16 में, 18 में, 20 में, इस तरह से आपके एग्जाम में एक ना एक साल ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि संघ सरकार का उदाहरण है। तो आप लोग इसका एग्जाम आंसर जो है लाइव चैट के कमेंट बॉक्स में दे। मैं आप सभी का आंसर चेक कर रहा हूं। तो सभी स्टूडेंट 1 का ए है या बी है या सी है या डी है, आप लोग इसका आंसर देंगे। जल्दी जल्दी आप लोग अपना आंसर दें, मैं सभी स्टूडेंट का आंसर का वेट करता हूं। तो इसका सही आंसर होगा ए नंबर, अमेरिका। संघ सरकार का जो उदाहरण है वो हमारा अमेरिका है। क्या है? अमेरिका है। ये हमारा पहला क्वेश्चन हुआ। अब हम लोग अपने दूसरे नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन हमारा है निम्न में से कौन पंचायती राज व्यवस्था का दूसरा स्तर है। क्वेश्चन आप लोग फिर से समझेंगे। निम्नलिखित में से कौन पंचायती राज व्यवस्था का दूसरा स्तर है। ए में है हमारा ग्राम पंचायत, बी में है दोस्तों हमारा जिला पंचायत, सी है दोस्तों हमारा पंचायत समिति और डी है दोस्तों हमारा नगर निगम। तो आप लोग इसका आंसर देंगे निम्न में से कौन पंचायती राज व्यवस्था का दूसरा स्तर है। आप सभी अपना अपना आंसर देना चालू करें कि 2 का सही आंसर क्या होगा। आपको 4 सेकंड का टाइम मिलता है इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए। और ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप सभी इस क्वेश्चन को जो है ध्यान से रखते जाएंगे और ध्यान से याद करते जाएंगे, क्योंकि ये सभी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो इसका सही आंसर होगा, पहले आप लोगों का मैं आंसर का वेट कर लेता हूं। तो सभी स्टूडेंट अपना आंसर दे चुके हैं। इसका सही आंसर होगा सी नंबर, पंचायत समिति। ग्राम पंचायत का जो हमारा दूसरा स्तर है वह पंचायत समिति है और तीसरा स्तर हमारा जिला पंचायत है और पहला स्तर में हमारा ग्राम पंचायत आता है। तो पंचायती राज व्यवस्था का दूसरा स्तर जो है वह हमारा है पंचायत समिति। अब हमारे थर्ड नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन हमारा है निम्न में से कौन राज्य की व्यवस्था नहीं है। ए में है दोस्तों हमारा ऑप्शन है जनसंख्या, बी है दोस्तों हमारा क्वेश्चन संप्रभुता, सी है दोस्तों हमारा सरकार और डी है दोस्तों हमारा इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से राज्य की व्यवस्था क्या नहीं, मतलब जनसंख्या गणना करना राज्य की व्यवस्था है या नहीं है, सरकार इनमें से कोई नहीं और संप्रभुता कायम रखना। तो इनमें से कौन जो है राज्य की व्यवस्था नहीं है। आप लोग इसका सभी स्टूडेंट आंसर दें कि इनमें से कौन जो है राज्य की व्यवस्था नहीं है। तो आप सभी अपना आंसर देना चालू करें, मैं सभी स्टूडेंट का आंसर का वेट कर रहा हूं। तो आपका टाइम खत्म होता है अब। इसका सही आंसर है बी नंबर, संप्रभुता। क्या आंसर इसका होगा? बी नंबर, संप्रभुता। राज्य की व्यवस्था नहीं है, ये केंद्र की व्यवस्था है। देश में संप्रभुता कायम रखना, ये राज्य की व्यवस्था हमारी नहीं है। अब हम अपने 4 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन हमारा है निम्न में से संशोधन द्वारा सरकार का तीसरा स्तर बनाया गया। कौन से संशोधन के द्वारा सरकार का तीसरा स्तर बनाया गया था। ए में दोस्तों हमारा 71वां संशोधन, बी है दोस्तों हमारा 73वां संशोधन और सी है दोस्तों हमारा 59वां संशोधन और डी है हमारा 64वां संशोधन। तो कौन से संशोधन के बाद सरकार का तीसरा स्तर बनाया गया था। तो इसका सही आंसर पहले आप लोग इसका आंसर देते हैं। आप लोग अगर बुक पढ़े होंगे तो आपको इसमें इसका आंसर मिला होगा। तो आप सभी का टाइम खत्म होता है। अब इसका सही आंसर होगा
बी नंबर 73वां संशोधन के द्वारा बाद जो है सरकार का तीसरा स्तर बनाया गया था। तो हम लोग 4 क्वेश्चन को देख लिए हैं। 73वां संशोधन के द्वारा सरकार का तीसरा स्तर बनाया गया था। अब हम अपने 5 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन हमारा है संविधान के अनुसार भारत है। क्या क्वेश्चन हमारा है? संविधान के अनुसार भारत है। ए में दोस्तों हमारा संघात्मक राज्य, बी है दोस्तों हमारा राज्यों का संघ, सी है दोस्तों हमारा अर्धसंघात्मक राज्य और डी है हमारा इनमें से कोई नहीं। तो संविधान के अनुसार भारत कैसा देश है? तो इसका सही आंसर आप लोग सही आंसर देंगे कि इसका सही आंसर ए होगा या बी होगा या सी होगा या डी होगा। तो आप लोग अपना आंसर देना इस क्वेश्चन का चालू करें। तो मैं सभी स्टूडेंट का आंसर देखता हूं कि किसका कौन आंसर क्या आंसर दे रहे हैं। तो आप लोग अपना आंसर दें। तो संविधान के अनुसार जो है भारत जो है वो एक राज्यों का संघ है, मतलब इसकी दूसरी इकाई जो है वो राज्य है। तो इसका सही आंसर होगा बी नंबर राज्यों का संघ। संविधान के अनुसार जो है भारत एक राज्यों का संघ है। यहाँ बहुत सारे राज्य आते हैं, तो ये जो है भारत एक राज्यों का संघ है। हम अपने अब 6 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन हमारा है ग्राम पंचायत की अध्यक्षता कौन करता है? क्वेश्चन आप लोग फिर से समझेंगे। ग्राम पंचायत की अध्यक्षता कौन करता है? ए में है दोस्तों हमारा प्रमुख, बी है दोस्तों हमारा मुखिया, सी है दोस्तों हमारा पंच और डी है हमारा सरपंच। तो आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर दें कि ग्राम पंचायत की अध्यक्षता कौन करता है। ये सब जो है क्वेश्चन जो हम लोग कल की क्लास में पढ़ाई कर चुके थे और कल के ही क्लास में ये सब क्वेश्चन हम लोग देखे हैं कि ग्राम पंचायत की अध्यक्षता कौन करता है, नगर निगम का प्रमुख कौन होता है। ये सब की पढ़ाई जो है हम लोग कल की क्लास में किए थे। तो आज आप लोग इसका आंसर दें क्योंकि आज आप लोगों का टेस्ट है। तो आप लोग अपना आंसर दें क्वेश्चन का ग्राम पंचायत की अध्यक्षता कौन करता है। तो इसका सही आंसर होगा, आप सभी स्टूडेंट इसका सही आंसर दे रहे हैं, इसका सही आंसर होगा प्रमुख। ए नंबर क्या होगा? प्रमुख। ग्राम पंचायत की जो अध्यक्षता है वो प्रमुख करता है। कौन करता है? प्रमुख। तो आप लोग अपना आंसर सही दे रहे हैं, इसका सही आंसर होगा ए नंबर। अब अपने 7 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन हमारा है बिहार में पंचायती शासन व्यवस्था कितनी स्तरीय है? क्वेश्चन हमारा है बिहार में पंचायती शासन व्यवस्था कितने स्तरीय, मतलब दोस्तों यहाँ पंचायती शासन व्यवस्था कितने स्तर में बटा हुआ है। ए में हमारा 1 स्तरीय है, बी है दोस्तों हमारा 2 स्तरीय, सी है दोस्तों हमारा 3 स्तरीय और डी है दोस्तों हमारा इनमें से कोई नहीं। तो बिहार में पंचायती शासन व्यवस्था कितनी स्तरीय है? आप सभी इस क्वेश्चन का आंसर दें, मैं सभी स्टूडेंट का इसका आंसर का वेट करता हूँ। तो ये सब जो है मैंने कल के क्लास में ही पढ़ाई किए थे। तो इसका सही आंसर होगा, आप सभी स्टूडेंट इस क्वेश्चन का भी आंसर सही दे रहे हैं, इसका सही आंसर होगा सी नंबर 3 स्तरीय। कितनी? 3 स्तरीय। बिहार में जो पंचायती शासन व्यवस्था है वो 3 स्तरीय है। ये 3 स्तरों में बटा हुआ है बिहार का पंचायती शासन व्यवस्था। हम अपने 8 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन हमारा है जिला परिषद का कार्यकाल होता है। क्वेश्चन हमारा फिर से समझेंगे। जिला परिषद का कार्यकाल होता है। ए में हमारा है 2 वर्ष, सी में दोस्तों हम बी में दोस्तों हमारा 10 वर्ष, सी है दोस्तों हमारा 6 वर्ष और डी है हमारा 5 वर्ष। तो क्वेश्चन आप लोग फिर से समझेंगे। जिला परिषद का कार्यकाल होता है, तो आप सभी इस क्वेश्चन का आंसर दें कि जिला परिषद का कार्यकाल कितने दिनों का होता है। तो इसका सही आंसर होगा, पहले आप लोग ही आंसर दे दें। तो मैं सभी स्टूडेंट को आप लोगों को 4 सेकंड का टाइम मिलता है, आप लोग जल्दी जल्दी आंसर दें। मैं टाइम भी गिन लेता हूं। 1 2 3 4। तो 8 का सही आंसर होगा डी नंबर 5 वर्ष। चाहे कोई भी चीज हो, चाहे सरपंच हो या मुखिया हो या कुछ भी हो, उसका जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्षों से अधिक का नहीं होता। चाहे वो हमारे मुख्यमंत्री हुए या प्रधानमंत्री हो, ये सभी का जो कार्यकाल है ये 5 वर्षों का होता है। तो जिला परिषद का जो कार्यकाल है ये भी हमारा 5 सालों का होता है। अब हम अपने 9 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन हमारा है पंचायती राज की शुरुआत कब से हुई थी? मतलब तो क्वेश्चन हमारा है पंचायती राज की शुरुआत कब से हुई थी। ए में है दोस्तों हमारा 1952 ईस्वी में, सी है दोस्तों हमारा 1949 ईस्वी है, बी है दोस्तों हमारा 1949 ईस्वी, सी है दोस्तों हमारा 1955 ईस्वी और डी है हमारा 1956 ईस्वी। क्वेश्चन हमारा है पंचायती राज की शुरुआत कब से हुई थी। आप सभी इस क्वेश्चन का आंसर दें कि पंचायती राज की शुरुआत कब से हुई थी। तो उसका सही आंसर होगा 1952 ईस्वी से। ए नंबर इसका सही आंसर होगा
1952 ईस्वी से। आप सभी स्टूडेंट्स का आंसर सही दे रहे थे, कुछ का गलत है। इसका सही आंसर होगा 1952 ईस्वी। पंचायती राज की शुरुआत जो है हमारे 1952 ईस्वी में हुई थी। अब हमारा 10 नंबर क्वेश्चन है, नगर निगम का प्रधान कौन होता है। ये क्वेश्चन हम लोग कल पढ़े थे। क्वेश्चन हमारा है, नगर निगम का प्रधान कौन होता है। इसका आंसर जैसे आया आप लोगों से मैं आग्रह करता हूँ, सबसे पहले देखता हूँ कि इस क्वेश्चन का आंसर कौन करते हैं। ए है हमारा प्रधान, बी है दोस्तों हमारा महापौर, सी है दोस्तों हमारा निगमपति और डी है हमारा इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग फटाफट इसका आंसर दें कि इसका सही आंसर कौन देता है, क्योंकि ये क्लास कल के क्लास में ही हम लोगों ने इस क्वेश्चन की पढ़ाई की थी। तो सभी स्टूडेंट का सही आंसर देना है। इसका सही आंसर होगा महापौर। नगर निगम का जो प्रधान होता है वो महापौर होता है। कौन होता है? महापौर। चाहे वो पटना नगर निगम हो या कहीं का भी नगर निगम हो, वहां का जो प्रधान होता है वो महापौर होता है। मतलब नगर निगम का जो प्रधान होता है वो महापौर होता है। अब हम 11 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 11 क्वेश्चन हमारा है, बिहार में पंचायती राज अधिनियम कब बना था। मतलब बिहार के लिए पंचायती राज अधिनियम कब बना था। ए में है दोस्तों 2004 में, बी है दोस्तों हमारा 2005 में, सी है दोस्तों हमारा 2006 में और डी है दोस्तों हमारा 2007 में। तो क्वेश्चन हमारा है, बिहार में पंचायती राज अधिनियम कब बना था। तो आप सभी इसका आंसर दे। मैं सभी स्टूडेंट का आंसर का वेट कर रहा हूं कि आप सभी इसका आंसर दे। तो इसका सही आंसर होगा 2006 में। बिहार में पंचायती राज जो अधिनियम बना था ये 2006 में बना था। अब हम अपने 12 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन हमारा है, संघ सरकार का उदाहरण है। ये क्वेश्चन मैंने फिर से इसलिए पूछा कि ये क्वेश्चन आप लोगों का बार-बार एग्जाम में पूछा जा रहा है। संघ सरकार का उदाहरण है। तो मैं जब क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन बना रहा था तो मैंने ये बहुत टाइम्स देखा कि ये क्वेश्चन आप लोगों से एग्जाम में पूछा जा रहा है। तो आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर याद ही रख लेंगे। इसका सही आंसर होगा अमेरिका। ए नंबर। आप लोग इस क्वेश्चन का संघ सरकार का जो उदाहरण है, इस तीनों ऑप्शन में अगर इस तीनों का ऑप्शन चेंज कर दिया जाए तो फिर आपका संघ सरकार का उदाहरण चेंज हो जाएगा। तो यहाँ हमारा जो क्वेश्चन दिया हुआ वो उसका आंसर होगा अमेरिका। ये हम लोगों ने सबसे पहला क्वेश्चन भी हम लोग यही देखे थे। तो इसका सही आंसर होगा अमेरिका संघ सरकार का उदाहरण है। अब हम अपने 30 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन हमारा है, यूनाइटेड जनता पार्टी। फिर से क्वेश्चन है, यूनाइटेड जनता पार्टी का गठन कब हुआ था। ए में दोस्तों हमारा 1992 में, सी है दोस्तों हमारा 1999 में, बी है दोस्तों हमारा 1999 में, सी है दोस्तों हमारा 2000 में और डी है हमारा 2004। क्वेश्चन हमारा है, यूनाइटेड जनता पार्टी का गठन कब हुआ था। तो आप सभी इसका आंसर देखिएगा, इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा बी नंबर 1999 ईस्वी में। क्या होगा? बी नंबर 1999 ईस्वी में यूनाइटेड जनता पार्टी का गठन किया गया था। कब? 1999 ईस्वी में। अब हम अपने 14 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन हमारा है, नेपाल में वर्तमान में किस प्रकार का शासन है। क्वेश्चन हमारा है, नेपाल में वर्तमान में किस प्रकार का शासन है। ए में दोस्तों हमारा राजतंत्र, बी है दोस्तों हमारा प्रजातंत्र, सी है दोस्तों हमारा लोकतंत्र और डी है हमारा बी और सी दोनों। क्वेश्चन हमारा है, नेपाल में वर्तमान में किस प्रकार का शासन व्यवस्था है। तो आप सभी इसका क्वेश्चन दें, आंसर। मैं सभी स्टूडेंट से चाहता हूं कि आप सभी जो है इस क्वेश्चन का आंसर देंगे कि नेपाल में वर्तमान में किस प्रकार का शासन व्यवस्था है। ऑप्शन आपके सामने है, इसमें आप लोगों को कंफ्यूजन नहीं होना है। आप लोग ध्यान से क्वेश्चन को देखिए। ए में राजतंत्र है, बी में है दोस्तों हमारा प्रजातंत्र, सी है दोस्तों हमारा लोकतंत्र और डी है हमारा बी और सी दोनों। तो आप सभी इस क्वेश्चन का आंसर देने में कंफ्यूजन नहीं होंगे। देखते हैं कितने स्टूडेंट इस क्वेश्चन का आंसर देने में कंफ्यूजन होते हैं और कितने कोई नहीं होते हैं। मैं जितने भी स्टूडेंट अभी क्लास को देख रहे हैं, मैं चाहता हूं कि सभी स्टूडेंट जो इस क्वेश्चन का आंसर दे, क्योंकि यही क्वेश्चन जो है आपका आज का अटेंडेंस होगा इसका पीडीएफ के लिए। तो आप सभी जो है इस क्वेश्चन का आंसर देंगे कि किस स्टूडेंट का इसमें क्या आंसर मिल रहा है। मैं सभी स्टूडेंट से चाहता हूं कि आप सभी स्टूडेंट इस क्वेश्चन का आंसर दें। मैं 4 तक गिनूंगा, आपका आंसर जो हमारे लाइव चैट में आना चाहिए, क्योंकि यही आपका इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का अटेंडेंस होगा। तो ए में हमारा है राजतंत्र, बी है दोस्तों हमारा प्रजातंत्र, सी है दोस्तों हमारा लोकतंत्र और डी है हमारा बी और सी दोनों। 1 2 3 4। तो आपका टाइम एंड होता है। अब इसका सही आंसर होगा डी नंबर, बी और सी दोनों, क्योंकि प्रजातंत्र और लोकतंत्र ये दोनों एक ही का नाम है। तो लोकतंत्र मतलब दोस्तों हम लोगों का जो जनता के द्वारा बनाया गया शासन था उसको लोकतंत्र बोलते हैं, इसी को हम लोग
प्रजातंत्र भी बोलते हैं। तो प्रजातंत्र और लोकतंत्र दोनों एक ही शब्द है, इसलिए इसका सही आंसर होगा डी नंबर, बी और सी दोनों। तो हम लोग अब अपने 15 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन हमारा है, बिहार में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितने सीट आरक्षित है। क्वेश्चन हमारा फिर से समझेंगे, बिहार में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितने सीट आरक्षित है। ए में दोस्तों हमारा 50%, बी है दोस्तों हमारा 25%, सी है दोस्तों हमारा 28% और डी है हमारा 35%। तो बिहार में पंचायती राज संस्थाओं के लिए महिलाओं के लिए कितने परसेंट सीट आरक्षित है। आप लोग अगर बुक पढ़े होंगे तो बुक में ये सभी का आंसर आप लोगों को मिलेगा। तो मैं चाहता हूं सभी स्टूडेंट इस क्वेश्चन का आंसर दें कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो आपका टाइम चालू होता है अब 1 2 3 4, तो आपका टाइम इन होता है। इसका सही आंसर होगा 50%। बिहार में पंचायती राज संस्थाओं के महिलाओं की जो सीट है आरक्षित है वो है 50%। क्या है? 50%। आप हमारे साथ अंत तक जुड़े रहे, क्योंकि मैं आपको अंत में जो है इसके कुछ क्वेश्चन आंसर को मौखिक सॉल्व कराने का कोशिश करूंगा, तो इसलिए आप हमारे तक अंत तक बने रहे। हम इसमें जो है 5 और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे अभी, मात्र 5, मतलब टोटल हम 20 इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव इस चैप्टर से देख रहे हैं। हमारा 16 नंबर क्वेश्चन हमारा है, संघ राज्य की विशेषताएं नहीं है। ए में हमारा लिखित संविधान है, बी है दोस्तों हमारा शक्तियों का विभाजन, सी है दोस्तों हमारा इकहरी शासन व्यवस्था और डी है हमारा सर्वोच्च न्यायालय। क्वेश्चन हमारा है, संघ राज्य की विशेषता नहीं है। इनमें से 4 जो ऑप्शन आपके सामने है, इनमें से कौन जो है संघ राज्य की विशेषता नहीं है, इनमें से कौन जो है संघ राज्य के अंतर्गत नहीं आते हैं। तो इसका सही आंसर होगा, पहले आप लोगों का मैं आंसर चेक कर देता हूं कि कितने स्टूडेंट को ये चीज समझ में आता है, कितने को नहीं आता है। तो मैं पहले आप लोगों का आंसर का वेट कर रहा हूं। तो इसका सही आंसर होगा सी नंबर, इकहरी शासन व्यवस्था। क्या होगा? इकहरी एक तरफा शासन व्यवस्था जो है संघ राज्य की विशेषता नहीं होती है। संघ राज्य में लिखित संविधान होता है, जैसे भारत हमारा संघ राज्य के अंतर्गत आता है क्योंकि इसका एक लिखित संविधान है। उसका शक्तियों का विभाजन भी यहाँ है, राज्य और केंद्र के भी शक्तियों का विभाजन कर दिया गया है। यहाँ पर सबसे बड़ा एक सर्वोच्च न्यायालय है जहाँ सबकी बात सुनी जाती है। उसके बाद इकहरी मतलब एक तरफा शासन व्यवस्था हमारा लोकतंत्र संघ राज्य की व्यवस्था नहीं है। अब हम अपने 17 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन हमारा है, भारत में कहाँ महिलाओं के लिए आरक्षण व्यवस्था है, मतलब महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था कहाँ पर है। ए में हमारा लोकसभा, बी में दोस्तों हमारा विधानसभा, सी है दोस्तों हमारा पंचायती राज व्यवस्था और डी है हमारा मंत्रिमंडल। तो आप सभी इसका आंसर दे। तो मैं दोस्तों आप लोगों को बता देता हूं कि अगर आप इसके क्वेश्चन को बुक के अनुसार चलेंगे, अगर आपके बुक से अगर इसका आंसर लेंगे तो इसका सही आंसर जो होगा, मैं इसका आंसर मैं खुद ही बता देता हूँ, जो बात मैंने बताऊँ आप लोग उसको समझेंगे। तो बुक के अनुसार चलिएगा, तो बुक अगर आपका पुराना था तो उसके अनुसार जो है इसका सही आंसर होगा, पहले जो था वो पंचायती राज व्यवस्था में सिर्फ महिलाओं के लिए आरक्षण था, लेकिन आजकल सभी जगह जो है महिलाओं के लिए सिर्फ मंत्रिमंडल में जो है महिलाओं का लोकसभा का जो चुनाव होता है उसमें भी महिलाओं के लिए सीट आरक्षित कर दी जाती है। तो लोकसभा में भी होगा, लोकसभा के चुनाव के लिए भी जो है महिलाओं के लिए सीट आरक्षित कर दी जाती है। फिर विधानसभा का चुनाव होता है, वहां भी महिलाओं की सीट आरक्षित कर दी जाती है। सिर्फ मंत्रिमंडल में महिलाओं की सीट आरक्षित नहीं है। मान लीजिए हमारा लोकसभा का अगर चुनाव होगा तो वहां भी जो है महिलाओं के लिए सीट सुरक्षित है, विधानसभा के लिए भी सीट सुरक्षित है और पंचायती राज व्यवस्था के लिए भी 50% भारत में जो है, बिहार में स्पेशली 50% पंचायती राज व्यवस्था के लिए महिलाओं के लिए सीट आरक्षित है। तो इसका अगर आप लोगों से आंसर पूछे तो आप लोग इसका भी आंसर देंगे, सी नंबर पंचायती राज व्यवस्था। अब हमारा 18 नंबर क्वेश्चन हमारा है, समवर्ती सूची में रखा जाता है। क्वेश्चन हमारा है, राज्य केंद्र दोनों या इनमें से कोई नहीं, मतलब दोस्तों सीमा से रिलेटेड जो काम होती है उसको किस सूची में रखा जाता है, उसके ऊपर फैसला बनाने का हक किसको किसको रहता है। राज्य को रहता है सिर्फ, क्या केंद्र को रहता है, या दोनों को रहता है। क्वेश्चन फिर से समझेंगे, समवर्ती मतलब सीमा से रिलेटेड कोई भी क्रियाकलाप पर कानून बनाने का अधिकार किसके पास है, केंद्र के पास है या राज्य के पास है या दोनों के पास है। ये भी क्वेश्चन हम लोग भी कल भी क्लास में भी पढ़े थे। तो इसका सही आंसर होगा दोनों को रहता है। मतलब दोस्तों सीमा से रिलेटेड अगर कोई कानून बनाना रहता है तो इसकी जो है शासन जो है दोनों के हाथ में रहता है, केंद्र और राज्य
दोनों जो है सीमावर्ती से रिलेटेड में अपना कानून बना सकता है। लेकिन अगर दोनों के शासन के बीच अगर कोई टकराव होता है, मतलब राज्य का फैसला और केंद्र के फैसले में अगर दोनों के बीच टकराव होता है, तो अगर केंद्र के द्वारा जो बनाया गया फैसला होगा वो सर्वोपरि होगा और वो उस सीमा के लिए लागू होगा। तो ये हमारा एक केंद्र का फैसला है, तो केंद्र का फैसला सर्वोपरि होता है। तो अगर राज्य और केंद्र दोनों के बीच अगर सीमावर्ती से रिलेटेड कोई भी अगर कानून बनती है, अगर दोनों के बीच टकराव होता है, तो फिर केंद्र के द्वारा बनाया गया कानून ही लागू होता है। तो अब हमने 19 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन हमारा है, गठबंधन सरकार की पकड़ प्रशासन पर होती है। क्वेश्चन हमारा है, गठबंधन सरकार की पकड़ प्रशासन पर होती है। ए में हमारा है मजबूत, बी है दोस्तों हमारा ढीली, सी है दोस्तों हमारा अति मजबूत और डी है दोस्तों हमारा कठोर। तो गठबंधन सरकार की जो पकड़ होती है वो प्रशासन पे कैसी होती है। मगर अगर कहीं गठबंधन की सरकार बनी है तो वहाँ जो है शासन व्यवस्था को, वहाँ की प्रशासन की क्या पकड़ होगी। ऐसा आप लोग जो है अपने जीवन में एग्जाम्पल लेके भी देख सकते हैं कि अगर कहीं गठबंधन की सरकार है तो वहाँ प्रशासन की व्यवस्था किस प्रकार है। तो आप सभी इसका आंसर दे, आप लोगों को 4 सेकंड का टाइम मिलता है। तो इसका सही आंसर होगा बी नंबर ढीली। गठबंधन सरकार की जो प्रशासन पर पकड़ होती है वो बिल्कुल ढीली होती है। हम अपने 20 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन है, सत्ता की साझेदारी नहीं है, क्योंकि यहाँ यह विविधता को अपने में समेट लेती है, देश की एकता को कमजोर कर देती है, समुदाय के बीच टकराव, और डी है हमारा इनमें से कोई नहीं। तो सत्ता में साझेदारी सही है, क्योंकि यहाँ विविधता को अपने में समेट लेती है, देश की एकता को कमजोर करती है, समुदाय के बीच टकराव लाती है, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर आप लोग बताएंगे, इसका सही आंसर क्या होगा, तो सत्ता की साझेदारी सही क्यों है। तो इसका सही आंसर होगा ए नंबर, यहाँ विविधता को अपने में समेट लेती है। यहाँ किसी भी प्रकार की सत्ता में जो है जब साझेदारी होती है तो किसी भी प्रकार की विविधता नहीं देखी जाती है, तो यह विविधता को क्या करती है, अपने में समेट लेती है। अब हम अपने लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन हमारा है, भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। ए में है दोस्तों हमारा प्रधानमंत्री, सी है दोस्तों, बी है दोस्तों हमारा राष्ट्रपति, सी है दोस्तों संसद और डी है हमारा उपराष्ट्रपति। तो सर्वोच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति होती है, जैसे अभी हमारा हम लोगों का जो चीफ जस्टिस है, अभी जो वर्तमान में जो है आपके जो न्यायाधीश है वो है शरद अरविंद गोगोई। ये हमारा अभी वर्तमान में जो है मुख्य न्यायाधीश है, जिसका ज्वाइनिंग 18 नवंबर 2019 को इसने जो है अपना जो है शपथ पत्र ग्रहण किए थे। तो इससे पहले जो शरद गोगोई से जो पहले थे वो रंजन गोगोई थे। तो ये इसकी जो नियुक्ति है मुख्य न्यायाधीश की वो कौन करता है। आप लोगों को ये क्वेश्चन मैं अच्छे से समझा देता हूँ, तो आप लोग पहले इसका आंसर दें। अगर आप लोग जानते हैं तो आप लोग इसका आंसर दें कि मुख्य न्यायालय की जो नियुक्ति है वो कौन करता है। तो इसकी जो नियुक्ति करता है वह राष्ट्रपति करता है। यहां समझेंगे आप, नियुक्ति जो करता है वह राष्ट्रपति करता है, लेकिन उस समय जो केंद्र में सरकार रहती है वो जो है मुख्य न्यायाधीश के नाम की सिफारिश करती राष्ट्रपति के सामने लेके आती है। तो नियुक्ति लेकिन राष्ट्रपति की तरफ से होती है, कागज में करवाई लेकिन लिखा जाता है राष्ट्रपति इसकी नियुक्ति करता है, लेकिन उसके नाम की जो सिफारिश है वो केंद्र सरकार के द्वारा राष्ट्रपति को भेजी जाती है। तो अगर केंद्र सरकार जिसकी सिफारिश करेगी राष्ट्रपति के सामने, वही जो है हमारा राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश बनता है। तो आप लोग इसको समझ लें कि इसमें भी जो है केंद्र सरकार की ही भागीदारी होती है, क्योंकि केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय जो है मुख्य न्यायाधीश के नाम को आगे करता है, मतलब राष्ट्रपति के सामने उसको पेश करता है। तो इसकी भी नियुक्ति केंद्र सरकार के द्वारा होती है, लेकिन जो है मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति जो है ये जो है राष्ट्रपति करता है। उसको जो शपथ पत्र जो दिलवाता है वह भी हमारे देश के राष्ट्रपति ही दिलवाते हैं। तो भारत में सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उसकी नियुक्ति प्रधानमंत्री करता है। लेकिन अगर आपसे पूछा कि इसकी सिफारिश किसके द्वारा होती है, तो इसकी सिफारिश जो है भारत के गृह मंत्रालय के द्वारा होती है। और राज्यपाल की जो नियुक्ति है ये भी जो है केंद्र सरकार के द्वारा ही होती है। तो इसका सही आंसर होगा बी नंबर। तो अब हम लोग जो है आप लोग जो है अपने बुक के कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन को बना लेंगे जो आपके बुक में क्वेश्चन दिया हुआ है। जैसे आप लोग अगर पेज नंबर 66 उल्टाएंगे
तो सत्ता की साझेदारी से आप क्या समझते हैं, ये आपका एक पहला सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन हमारा है सत्ता की साझेदारी में लोकतंत्र का क्या महत्व रखती है, और तीसरा सत्ता की साझेदारी को अलग अलग तरीके क्या है। आप लोग फिर से समझ लें कि आप लोगों का ये टोटल इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था जिसको मैंने अभी खत्म किया, और मैंने जब 3 क्वेश्चन पढ़ा वो शॉर्ट टाइप आंसर क्वेश्चन थे, आप लोग लॉन्ग टाइप भी क्वेश्चन आंसर है। तो ये सब जो क्वेश्चन है इसकी आप लोग जो है एक नोट्स बुक तैयार करेंगे। अभी तक जो हम लोग पढ़ाई किए हैं उसकी आप लोग एक नोट्स बुक तैयार करेंगे। सबसे पहले आप लोग जितने भी स्टूडेंट क्लास को किए हैं वो अपना एक अटेंडेंस बना दे, ताकि हमें पता चल जाएगा कि कितने स्टूडेंट क्लास को अटेंड किए हैं, और अभी कोई भी स्टूडेंट छोड़ के नहीं जाएंगे, क्योंकि मैं आज आप लोगों को इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट टॉपिक दे देता हूं। तो पहले जो आप लोग इस क्वेश्चन का नोट्स तैयार करेंगे, तो ये इस चैप्टर में टोटल 3, 3, 6 और 2, 8, तो आपको टोटल 8 क्वेश्चन इस बुक में दिया हुआ है इस चैप्टर से रिलेटेड। आप इसकी नोट्स तैयार करेंगे, उसके बाद जितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है आप उसको भी देख लेंगे, और आप लोगों को अभी तक में जितने भी पढ़ाई कराई जा चुकी है, आप लोग अगर आप लोगों को सहूलियत के अनुसार अगर पीडीएफ मिला हुआ है तो आप लोग अगर उसका नोट्स तैयार कर लेते हैं तो फिर वो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से आपको पढ़ने में ज़्यादा आसानी होगी। तो आप लोग जो है उसका एक नोट्स भी तैयार कर लेंगे। तो रहा दोस्तों कल के क्लास की बात, तो कल हमें कुछ काम आ गया था, इसलिए जो है कल के क्लास को मैंने कुछ फास्ट खींचा था। ये कुछ कारण से हमको कुछ काम आ गया था, जिसके कारण आप लोगों की क्लास हम लोगों को जल्दी करना था, क्योंकि हम लोग जो है आज आपका सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को इस चैप्टर का देखते। तो हम लोग सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों क्वेश्चन को आज की देख चुके हैं। तो आज दोस्तों हमारा फ्राइडे है, अब जो हमारा नेक्स्ट क्लास होगा वो डायरेक्ट मंडे से होगा। हम लोग जो अपना नेक्स्ट क्लास, अब हमारा जो नेक्स्ट वीडियो आएगा और क्लास का, वो हम लोग अपनी क्लास को अब मंडे से करेंगे। हम लोग 2 दिन जो है सैटरडे और संडे, ये दोनों दिन आप लोगों को रेस्ट देते हैं, आप लोग अपनी बैक की पढ़ाई करें। और रही संडे को जो है हमारा टेस्ट होगा, जिसमें जो है आप लोग उसकी तैयारी जितने हम लोगों ने अभी तक पढ़ाई की है, जैसे सोशल साइंस के टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन चैप्टर 2 तक पढ़ चुके हैं, उसके बाद साइंस फिजिक्स जो पढ़ चुके हैं, जो आपका जो है रिवीजन भी हो जाएगा उस दिन। तो हम लोग जो है संडे को टोटल क्वेश्चन की रिवीजन करेंगे 3 PM में। तो संडे को आप लोग 3 PM में रेडी रहें। तो मिलते हैं संडे को 3 PM में, तब तक के लिए बाय। और क्लास जो हमारा नेक्स्ट होगा वो होगा मंडे से। तो आप लोग जितने भी क्लास को किए थे वो हमें मैसेज कर देंगे, मैं आपको एक इसका PDF भेज दूंगा। मिलते हैं संडे को टेस्ट में, तब तक के लिए बाय।